हमें प्रमाण देना पड़ता है कि हम भारतीय हैं, किस तरीके से हमें लोगों को बोलना पड़ता है कि हाँ हम भी भारत के नागरिक हैं। कभी कभार तो ऐसे लगता है कि अपने सर पे यहाँ पे लिख कर चले कि हाँ हम भी भारतीय हैं, या फिर एक साइन बोर्ड लेकर जाए कि बताए लोगों को कि हम भारतीय हैं। त्रिपुरा के नवयुवक अंजल चकमा की हत्या ने एक बहुत ज़्यादा जो रोष और गुस्सा है वो पैदा किया है नॉर्थ ईस्ट में और पूरे देश में। पीड़ा भी है। हमारे साथ बात करने के लिए जरीता लेटफ्लांग हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से आती है। हालांकि ये कांग्रेस की लीडर हैं, लेकिन यहाँ इस शो में ये उत्तर पूर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इन्होंने एक वीडियो शूट करके डाला और उसके बाद मैं इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो वीडियो है। आपका स्वागत है। अगर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जरीता, आपने जो वीडियो डाला है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीडियो है। जब आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्या मन स्थिति थी आपकी और क्या सोच कर आपने वो डाला? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, मेघालय से आती हूँ और मैं एक भारतीय हूँ और मैं चीनी नहीं हूँ। हालांकि हम दिखने में अलग हो सकते हैं, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, पर हम भारतीय हैं। और आज वो वीडियो डालने का मकसद ये था कि जब ये पूरी घटना घटी उत्तराखंड में और 12 दिन लग गए एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, जब एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट से त्रिपुरा से अंजल चकमा को पीठ में छुरा घोंप कर उसको कई जगह और वो करीबन 11 से 12 दिन अपनी जान को लेकर लड़ता रहा, पर अंत में वो हार गया। बहुत आहत हूँ मैं इससे और माफ़ कीजिएगा अगर भावुक हो जाऊँ कि किस तरीके से हमें प्रमाण देना पड़ता है कि हम भारतीय हैं, किस तरीके से हमें लोगों को बोलना पड़ता है कि हाँ हम भी भारत के नागरिक हैं। कभी कभार तो ऐसे लगता है कि अपने सर पे यहाँ पे लिख कर चले कि हाँ हम भी भारतीय हैं, या फिर एक साइन बोर्ड लेकर जाए कि बताए लोगों को कि हम भारतीय हैं। तो बहुत दुखी थी जब ये वीडियो मैंने आज बनाया और मुझे लगा कि शायद कोई हमारी आवाज़ सुन ले, तो ये बात है। ये कहना बड़ा बनावटीपन लगेगा कि जो दुख है चकमा फैमिली को, उस दुख में पूरा देश है और आपके इस दुख में हम भी शामिल हैं और इसलिए मुझे लगा कि इस पे एक लंबी बातचीत की आपसे ज़रूरत है, ख़ासतौर पे इसलिए क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ दिल्ली आती रही हैं और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है कि अंजल चकमा की हत्या कर दी गई हो। जो एक नस्ली जो एक हिंसा है, जो अब्यूज़ है, वो सालों साल से दिया जाता रहा है। एक शख्स के नाते आपका अनुभव क्या रहा है? जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी, शायद मेरी वेशभूषा उस समय कुछ अलग सा था, तो लोगों ने मुझे बोला कि तुम नॉर्थ ईस्ट से हो, तो मैंने बोला हाँ मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। तो बोलता है थोड़ा सा इंडियनाइज हो जाना चाहिए तुम्हें, थोड़ा सा सलवार सूट ज़्यादा पहनने चाहिए, जीन्स वगैरह ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी फिट इन करने की, मैंने कोशिश करी कि वो एक्सेप्टेबिलिटी जो होता है उसको वो ढांचे में ढलने की कोशिश करी। और शुरुआत में काफ़ी मुश्किल था, पर धीरे धीरे कोशिश आज भी जारी है। ये छोटी सी जो कहानी है, मैं कहानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्व के जो छात्र होते हैं या कोई भी शख्स जो दिल्ली आता है, अमूमन कई बार उनको इस तरह
के अनुभव से गुजरना पड़ता है। खासतौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे जो छात्र हैं पढ़ते हैं, अलग अलग शिक्षण संस्थानों में, यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में छात्र पढ़ते हैं उत्तर पूर्व से आने वाले, और उनके बारे में भी सालों साल से, ये नहीं है कि आज की बात है या 10 साल पहले की बात है, सालों साल से इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो अब्यूज़ करने की जो वारदात है वो होती रही है। उसका एक बड़ा रूप जो है वो अभी उत्तराखंड में, देहरादून में, सिलीगुड़ी इलाके में देखने को मिला है। जरिता, आप थोड़ा सा अगर ये साझा करें कि किस तरह का गुस्सा है नॉर्थ ईस्ट में, अभी हम लोग देख रहे हैं, मीडिया के ज़रिए दृश्य निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन शब्दों में आप अगर बता पाएँ कि कितना ज़्यादा गुस्सा, कितनी ज़्यादा नाराज़गी है वहाँ पर? नाराज़गी बहुत है, सब लोग बहुत आहत है इस जो घटा है, ये जो घटना जो घटी है। दुख की बात यह है कि जो सौतेला व्यवहार उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ किया जाता है, चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात क्यों ना करें, इस वारदात को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने में इतना समय क्यों लगा, ये एक प्रश्न होना चाहिए जी, कि क्यों इतना समय लगा। अगर दूसरा कोई होता, या आप बोलिए अगर उत्तर प्रदेश में या मुंबई में या दिल्ली में ऐसा कोई वारदात होता तो वो सुर्खियों पे होता, पर आज ये एक उत्तर पूर्वी भारत के एक नौजवान जो वहाँ पे पढ़ाई करने गया था उसके साथ हुआ है, और 12 दिन लग गए सिर्फ FIR फाइल करने के लिए। और 17 दिनों तक वो मौत और जिंदगी से जूझता रहा, मौत से जूझता रहा और फिर वो हार गया। ये सिर्फ उसकी हार नहीं है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की हार है, और मैं तो सही तरीके से मैं ये कहूँगी कि पूरे भारतवर्ष के नौजवानों का हार है। क्योंकि आज अगर ऐसे एक नवयुवक के साथ इस तरीके का घटना घटा है तो कल आपका भी बेटा हो सकता है, आपका भी बेटी हो सकती है, तब आप क्या करोगे? मैंने जितना मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं कि जब कोई भारत के इस हिस्से से भारत के उस हिस्से में जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जाता है, तो वहाँ जो हॉस्पिटैलिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है, सब हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन यहाँ, हालांकि पूरे समाज की बात नहीं करूँगा, समाज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक बड़ा जो तबका है वो शको सुबह की निगाह से हमेशा से देखता रहा है। और जिस तरह से अब्यूज़ किया गया, जिस तरह की बातें कही गई, जो एंजल चकमा हैं वो कहते रहे कि मैं भारतीय हूँ, उनको बार बार ये कहना पड़ा, तो ये अपने आप में एक झकझोरने वाली बात है। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्रीय जो भौगोलिक जो अवस्था है, जिसमें कि 3 अलग अलग देशों से, बांग्लादेश की बात करें तो, म्यांमार की बात करें तो, चाइना की बात करें तो, इन देशों से बॉर्डर लगता है, बहुत एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है। ऐसे में जो मेन स्ट्रीम में जो एक शिकायत रही और जायज़ शिकायत रही है कि मेन स्ट्रीम में उनको साथ न लेना जो है वो कितना हद तक वहाँ पे पूरे देश के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, क्योंकि सिक्किम को भाई माना जाता है, तो 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, और ये 8 स्टेट्स बहुत स्ट्रैटेजिक स्टेट्स है, क्योंकि हमारे तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम भूगोलिक तरीके से, आप जैसे बोले, लाइक इफ़ यू लुक एट इट ज्योग्राफिकली, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है उसका मेनलैंड इंडिया के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। पर ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होते हुए आया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, बहुत दुखद है। मतलब आज इस युवक के मृत्यु के कारण आज हम लोग बात कर रहे हैं, पर कितने सारे केसेस ऐसे हैं, 32% केसेस तो दर्ज ही नहीं होते, और 34% से ऊपर FIRs फाइल नहीं होते जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के खिलाफ, मतलब जो उनके खिलाफ जो मतलब अब्यूज या क्राइम्स होते हैं। आप कोरोना काल को ही ले लीजिए। कोरोना काल के समय, मैं कोरोना काल पे आने के पहले एक बात, क्योंकि आपने क्राइम दर्ज न होने की बात की, क्या इसके पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि
रेशियल जो एब्यूजेज हैं, जो क्राइम है, उसको लेकर कोई पुख्ता कानून नहीं है भारत में। हाँ जी, ये एक वजह है। जैसे देखिए 2014 में बेसबरुआ कमेटी का गठन किया गया था, पर उसमें जो सुझाव दिए गए थे वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। इंडियन पीनल कोड के तहत 2 सेक्शंस बनाए गए थे, पर उनको भी ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। और आप नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल पुलिस यूनिट, वो आजकल कहीं दिखती भी नहीं है, जो दिल्ली में बनाया गया था किसी डीआईजी के अंडर, पर उसके बारे में कोई सुनता नहीं है। पर आप अगर बोलो तो जितने भी क्राइम्स होते हैं, 45% क्राइम्स अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्नर्स सिर्फ मुंबई में होते हैं। फिर दिल्ली आता है, फिर अलग अलग संस्कृति के तौर पे ज्यादा उम्दा माना जाता है। फिर दिल्ली आता है, और अब देखिए ये छोटे छोटे स्टेट्स जो है वो भी इनके पद चिन्हों पे चलने लगे हैं। उत्तराखंड मैं 1 साल रही हूँ, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बट बहुत दुख लग रहा है कि जहाँ पे मैं 1 साल रही हूँ वहीं पे हमारा एक युवक ने, और जिस स्टेट को देवभूमि कहा जाता है, वहाँ तो देवताएं रक्षा करते हैं, पर क्या करें, इस युवक का रक्षा नहीं कर पाए। तो आप 1 साल वहाँ पे रही, तो किस तरह का अनुभव आपका उत्तराखंड का रहा? लोग बहुत अच्छे हैं, और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं। फिर हालात इस तरह से बिगड़े क्यों? बेशक एक गुट ने किया हो, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति है ना वहाँ के समाज में, या फॉर दैट मैटर इस पूरे इलाके के समाज। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, मुझे जो लगता है कि पिछले कुछ सालों में पूरे देश में वातावरण बदल गया है, और सिर्फ आप 2014 से ही पकड़िए टिल 2025 रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। अबाउट आई शुड से अबाउट 48% केसेस अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्नर्स बढ़ा है। पर मैंने जैसे कहा कि 32% रजिस्टर नहीं होते, और 34% तो FIR फाइल करना ही नहीं चाहते। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात है, तो सरकारी योजनाएं, परियोजनाएं, बहुत सारी घोषणाएं उस इलाके के विकास के लिए, बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उन सबों का जो एक ऐलान है वो होता रहा है। आगे भी सरकार करने की बात करती रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार के पार्ट पे क्या लैकुना है? क्या वो सिर्फ इकोनॉमिकली वहाँ पे डेवलपमेंट चाहती है, और ये जो एक जड़ है, जो एक रेशियल, जो एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है? आप अगर डेवलपमेंट करोगे पर वहाँ के लोगों को आप अपनाओगे नहीं, तो ये किस तरीके का डेवलपमेंट है? आप राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हो, एकता की बात करते हो, आप अगर वहाँ पर डेवलपमेंट करोगे और हमारे साथ सौतेला व्यवहार करोगे, हम जब दिल्ली आएंगे आप हमें चीनी बुलाओगे, मोमो बुलाओगे, चिंकी बुलाओगे, कोरोना वायरस बुलाओगे, तब हमारे मन पे क्या गुजरता है ये किसी ने सोचा? हम भी तो भारतीय हैं, हमारा भी दिल धड़कता है जब हम तिरंगा देखते हैं। ये एक बहुत अहम बात है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता, इलाके का दिल उससे ही नहीं जीता जाता, बल्कि अपनत्व का व्यवहार देने से काफ़ी कुछ जो है वो फ़र्क पड़ता है, और उसकी कमी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगातार देखी जाती रही है। आपने अभी बातचीत में मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया था कि उसमें खबर को आने में देर लग गई। मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया में 30 सालों तक काम करता रहा। मैं आपको अपना एक अनुभव साझा करूं कि पहले जब कभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी बाढ़ आए या कुछ भी ऐसा कोई आपदा आए या किसी तरह की खबर वहाँ पे, तो न्यूज़ रूम में ये कहा जाता था, चैनलों में ये कहा जाता था कि वहाँ से टीआरपी नहीं आती, वहाँ से टीआरपी नहीं आती। तो टीआरपी जो ड्रिवन वो इलाका नहीं है, इसलिए पहले तो इस वजह से, और अब कतिपय वजहों से अभी भी जगह जो है जो मीडिया में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इस बात के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि हम भी इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं रहे हैं। दूसरी बात आपने कोरोना वायरस की। कोरोना के टाइम में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उस वक्त आपकी जानकारी में क्या क्या आया और किस तरीके से लोगों ने बिहेव किया, वो अनुभव आप साझा कोरोना के समय मैं दिल्ली में थी और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे मेरे पास में नॉर्थ ईस्टर्नर से, स्पेशली जो मुनीर का एरिया या JNU एरिया में जो लोग रहते थे। 2 ऐसे मुझे वारदात या फिर 2 इंसिडेंट्स मुझे याद आ रहे हैं। एक मुझे अभी भी याद है, एक MPhil पढ़ रही थी
खुलेआम उसके मुंह पे थूका गया और उसको बोला गया कि गेट लॉस्ट कोरोना वायरस। फिर 2 और ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे उनको मार्केट में घुसने नहीं दिया गया कि डोंट स्प्रेड कोरोना वायरस। और ये इसलिए सिर्फ क्योंकि हम दिखते अलग है। क्या हमारा दिखना अलग पाप है? और उस वक्त क्योंकि ये था कि कोरोना वायरस की जो पैदाइश है, जो वहाँ से प्रसार है, वो चीन से हुआ है, तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा था। जी। और बाजार जाते थे लोग और लोग उनको धक्के मार के निकाल देते थे कि गो अवे कोरोना वायरस। बहुत सारे जगहों पे तो ऐसा भी हुआ कि फ़ोन कॉल्स आते थे देर रात को कि मैम क्या करें, हमें बोला गया है कि घर खाली करो कि तुम लोग कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहे हो। तो इस तरीके का बर्ताव किया गया। ये क्या हमारी गलती है कि हम ऐसे दिखते हैं? ये हमारी गलती नहीं है। ऐसे दिखते हैं और तब भी भारत के साथ हैं। अभी आपने रणनीतिक उसकी बात की थी और आपने ये भी कहा कि इस तरह से भौगोलिक जो बनावट है, जो जिस तरह से अवस्थित है नॉर्थ ईस्ट, चीन का खतरा हमेशा वहाँ पे बना रहता है। और ये बात वाज़े तौर पे कही जाती है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बहादुरी है जिसकी वजह से चीन जो है वो अंदर घुस नहीं पाया। उसके बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है। इसको लेकर क्या आप देखिए, व्यथा है? मेरा ये कहना है, चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, असम से कनकलता बरुआ, पाटोगन मेघालय से उतिरथ सिंह, क्यांगनोंगबा, फिर मतमुर जामो है, फिर फुकनी जी है, फिर आपका मनीराम दीवान जी है। इन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और ब्रिटिश के साथ उन्होंने इस देश को मतलब ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाई, योगदान दिया। तो किस तरीके से हम भारतीय नहीं हैं? और ये कौन तय करेगा कि हम भारतीय है कि नहीं? ये भारतीय का परिभाषा क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ सभी भारतवर्ष के लोगों से कि भारतीय का परिभाषा क्या है? हमें क्या करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि हम भारतीय है? हमारे रगों में भी खून बहता है जो एक उत्तर प्रदेश के या फिर मुंबई के या फिर उत्तराखंड के लोगों के रगों में बहता है। हमारा भी क्या बोले, हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं जब हम राष्ट्रीय गान सुनते हैं। तो हमें भारतीय बनने का और क्या सबूत देना है? और क्या सबूत दे? ये पूछना चाहते हैं हम इस देश से। मैं आपकी इस बात से मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं खुद को भी गुनाहगार मानता हूँ एक इस तौर पे, क्योंकि शायद जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों के पार्ट पे भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि एक जो एक्सपोजर की कमी, जो एक तो आपने कई महानुभावों का नाम लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान दिया, उसके बारे में आपकी जानकारी में क्या है कि क्या उनको लेकर यहाँ जो बाकी का जो भारत है, इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में क्या उनको जानकारी है? जब आप हिस्ट्री बुक्स पढ़ोगे वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? हम भी तो भारत के अंग हैं। हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में क्यों नहीं बताया जाता लोगों को? हमें क्यों एक प्लेग की तरह ट्रीट किया जाता है? क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? क्या हम जब उत्तर भारत के बारे में पढ़ सकते हैं, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ सकते हैं, तो आप उत्तर पूर्वी भारत के बारे में क्यों नहीं पढ़ सकते? बहुत समय ऐसे होता है जब मुझे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बोलती मैं शिलोंग से हूँ। तो बोलता है ओ श्रीलंका, सिलोन बहुत अच्छा देश है। मैंने बोला सिलोन नहीं, मैं शिलोंग से हूँ। मैं चेरापूंजी से हूँ जहाँ में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मुझे ये समझाना पड़ता है कि हाँ, शिलोंग बोलकर मेघालय का राजधानी है, ये श्रीलंका में नहीं है। भूगोलिक तरीके से आप अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछो, तो आप अगर
मेन लैंड इंडिया में किसी को पूछोगे नॉर्थ ईस्ट के 8 नाम बता दे, वो बता नहीं पाएंगे आपको। उनके कैपिटल्स क्या है बता नहीं पाएंगे। पर हमें पूछिए, हमें सब स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम याद है। अगर हम पढ़ सकते हैं तो आप क्यों हमारे बारे में नहीं पढ़ सकते? आप क्यों हमारे बारे में जान नहीं सकते? यही तो गैप है, यही तो गैप है। दैट इज द गैप। और इसमें पॉलिसी मेकर्स का जो रोल है बहुत अहम डेफिनेटली पॉलिसी मेकर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब तक आप महत्व नहीं देंगे, आप सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं आगे बढ़ सकते। आपको उन लोगों को उनका मान्यता देना पड़ेगा। उनको यू हैव टू गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिकग्नाइज देम। हम नॉर्थ ईस्ट के हैं, आपको हमें पहचानना पड़ेगा। हमारे अस्तित्व को आप पूरे देश में क्यों नहीं बताते कि हम भी भारत के अंग हैं? हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? नॉर्थ ईस्ट की याद जो इस तरह के भारतीय हैं, इस हिस्से के जो भारतीय हैं, उनको तभी आती है जब कोई बाहरी थ्रेट सामने आता है। तब जैसे कि अरुणाचल के लोगों को जब चीन में रोका जाता है, तब उनको याद आता है कि नहीं 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 नहीं, अरुणाचल तो हमारा हिस्सा है। मैं सरकारी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन अज्ञानियों की बात कर रहा हूँ जिनको तब याद आता है कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, जब किसी अरुणाचल का पासपोर्ट वो होता है वहाँ पे। तो ये विडंबना है। ये एक विडंबना है, क्योंकि आप हमें चीनी बुलाते हो, आप हमें मोमोज बुलाते हो, पर जब चाइना में आपका पासपोर्ट को लेकर जब एक बवाल खड़ा होता है, तब आपको याद आता है कि हाँ, अरुणाचल इंडिया का अंग है। आपको तब याद आता है जब इसको एक न्यूज़ बनाया जाता है। और ये स्थिति जो है वो राष्ट्रीय हित के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि मैं किसी का बयान देख रहा था, उन्होंने तो एक समाचार एजेंसी को कैमरे पे बोला है कि अगर आप हमको टेक केयर नहीं कर सकते तो हमें अलग देश दे दो। अब लोग कहना शुरू करेंगे ये तो पृथकतावादी, ये तो अलगाववादी बातें हैं, लेकिन ऐसा कहने के पीछे भी कितनी पीड़ा लगी होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, आप गए हो नॉर्थ ईस्ट? नहीं, मैं नहीं गया हूँ, मैं ईमानदारी से। पर मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप जब नॉर्थ ईस्ट में आओगे आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं बाहर से आए हो, क्योंकि जो भी वहाँ आता है हम उन्हें अपना लेते हैं। वो हमारे घर के सदस्य के जैसे हो जाता है। मैं गया नहीं, लेकिन ये जानकारी मुझे है। मैंने आपको बोला कि वहाँ पे जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो रीति रिवाज है, हम वहाँ पे लोगों को अपनाते हैं, ना कि लोगों को छुरा घोंप के उनको मारते हैं। तो अब जो परिस्थिति हो गई, हालांकि आज हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने वहाँ उनके माता पिता से बात की। जो एक कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी बड़ी सीख लेने की बात है इस एक जघन्य हत्याकांड के बाद? अभी भी नहीं चेते तो क्या कुछ बिगड़ सकता है? उनके माता पिता से बात की, मैंने जो वीडियो देखी उसमें सिर्फ सीएम बात कर रहे थे। उनके माता पिता ने क्या कहा वो सुनाई नहीं दिया। पिताजी से बात चल रही थी, वो सुनाई नहीं दिया। सिर्फ सीएम का जो वक्तव्य था वही सुनाई दिया हमें। तो हमें पता नहीं है कि वहाँ पे क्या बातचीत हुई। पर ये जो घटना घटी है ये एक घटना नहीं है। 2014 में भी अरुणाचल का एक युवा के साथ यही सेम चीज़ दिल्ली में किया गया था, जिसको मारा गया था। उसका नाम नीडो था। ये सिर्फ एंजल की बात या नीडो की बात नहीं है, ये हर एक उत्तर पूर्वी से आता है जो मेनलैंड इंडिया में, या फिर जो आता है पढ़ाई करने के लिए, जो आता है एक अच्छा भविष्य ढूंढने के लिए, उसके लिए भी आज ये एक थ्रेट जैसा हो गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप सुरक्षित कहाँ हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जब तक पूरे भारतवर्ष में एकता का जो नारा लगता है,
जब तक उत्तर पूर्वी भारत को एक डोर में एक साथ नहीं बंधा जाएगा, ये चीज नामुमकिन है। और उसके लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं, समाज को भी काम करना पड़ेगा, आम लोगों को मुझे काम करना लगता है सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा के जो राक्षस है ये इस देश को खा जाएगी, और इस मानसिकता को हमें खत्म करना पड़ेगा। और ये जो जातिवाद है या फिर समुदायवाद है, इसको मुझे लगता है लोगों को और जागरूक होना चाहिए इसके बारे में जी क्योंकि देखिए, हिंसा के कारण ही तो महात्मा जी ने अपनी जान गंवाई। जी। तो मुझे लगता है हिंसा के जो राक्षस हैं उनको सबसे पहले। और अगर पॉलिटिकली बात करें तो जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें 3 स्टेट में बीजेपी का अपना शासन है जी, बाकी 4 में रीजनल के साथ उनका एक कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ऐसे में केंद्र की सरकार के लिए तो और ज़्यादा एक मुफीद वक्त है कि वो कुछ ऐसा करे नॉर्थ ईस्ट के लिए कि ये जो स्टिग्मा है, ये जो एक बार बार जो इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं, एब्यूजेस के, क्राइम के और अब किलिंग के भी, और पहले भी किलिंग के होते रहे, इस पे रोकथाम लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी उम्मीद क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले आप शायद फेसबुक, ट्विटर में देखे होंगे कि डोनर मिनिस्टर सिंधिया जी हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में होता है, बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है, वहाँ पे गए थे। बहुत सारे राजनयिक भी गए थे। हाँ, बहुत सारे लोग गए थे और वहाँ पे अंगामी समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने डांस भी किया और वहाँ के जो कस्टम्स है उसको बहुत उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। दुख की बात यह है कि उनके तरफ से कोई ना ट्वीट ना मैसेज आया। आप नॉर्थ ईस्ट घूम के आए, आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बोले। आप के वहाँ 3 मुख्यमंत्री है जो इस शासन से है और बाकी जो एनडीए सपोर्ट से है, बाकी किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये सबसे दुख की बात है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने क्यों नहीं बोला? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से कुछ आया अभी तक? उनकी तरफ से भी कुछ अभी नहीं। तक, जब तक हम बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे लास्ट जब मैंने चेक किया था कुछ नहीं आया। तो हाँ, मेरी भी जानकारी यही कि अभी तक कुछ नहीं आया। मैं कभी कभार सोचती हूँ सरकार इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। 2014 विकसित भारत की बात करते हैं। कौन सा विकसित भारत? जहाँ पे एकता नहीं है, जहाँ पे अखंडता नहीं है, जहाँ पे आप दिन दहाड़े लोगों को मार रहे हो, जहाँ पे आप समुदाय पे, जाति पे, धर्म पे भेदभाव कर रहे हो। किस तरीके का अखंड भारत, किस तरीके का विकसित भारत की बात करते हो? मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अब हमें अपनाओगे कब? हम भारतीय है जी। तो ये बात राजनीतिक नहीं है, ये बात भावनाओं से जुड़ी हुई है और ये सिर्फ इस दल या उस दल की बात नहीं है। हालांकि इन्होंने जैसा कि बताया कि हाल के वर्षों में जो घृणा का जो एक उफान है वो ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो एक घृणास्पद जो रवैया रहा है इस तरफ के भारतीयों का, वो अपने आप में एक बहुत पुरानी बीमारी है। लेकिन एंजल चकमा ने अपनी जान दी है। अब इसके बाद कम से कम उनकी जान की जो एक कीमत हम इस तौर पे लगा सकते हैं कि अब जो है कम से कम उन्होंने जान दे दी और अब इस तरह से किसी की जान न ली जाए, किसी पर कोई जो हमला है या कोई अब्यूज़ जो है वो ना हो। ये सबसे बड़ी सीख होगी इस इंसिडेंट के बाद। और एक बार फिर मैं ये कह दूं कि ये राजनीति की बात नहीं है, बल्कि ये अपने ही लोगों को, अपने ही क्षेत्र के लोगों को साथ में लेकर चलने की बात है। और सरकारी पॉलिसी और सरकार का जो अप्रोच है इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। न सिर्फ उन सरकारों का जो स्टेट में हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, बल्कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है और जो डबल इंजन सरकार की बात करती है, उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ख़ासतौर पे तब जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो किसी न किसी रूप में बीजेपी के पास है। तो अगर कोई रास्ता निकलना है तो यहाँ से रास्ता निकलना है। और एक बार फिर एंजल चकमा के परिजनों और पूरे नॉर्थ ईस्ट के दुख में
शामिल होते हुए इस बातचीत को मैं रोक रहा हूं, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा है, बहुत अभी कुरेदना नहीं चाहता, क्योंकि अनुभव जो है वो किस तरह का होगा सालों साल में, दशकों में, वो उसको समेट पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, इस बातचीत का जो मकसद है वो ये है कि भारतीयों को ये सुनाना, इस हिस्से के भारतीयों को सुनाना कि उस हिस्से का जो भारत है वो आपसे कुछ चाह रहा है, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा।